Hey everyone, welcome back. In today's video, we are going to talk about different types of necrosis. तो नेक्रोसिस का सिंपल टर्म से मतलब होता है डेथ ऑफ अ टिश्यू। और नेक्रोसिस एक इरिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी होती है। इसका मतलब अगर एक सेल एक लिमिट से ज़्यादा डैमेज हो जाता है सो इट डज नॉट रिकवर एंड डाइज। तो नेक्रोसिस के क्या क्या रीजंस होते हैं? तो फर्स्ट इज़ हाइपोक्सिया। इसमें टिश्यू की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण सेल्स अपनी ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, एंड दैट लीड्स टू द इरिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी। And hypoxia is the most common cause of necrosis, which we will see in a while. फिर सेकंड है माइक्रोब के कारण जो टिश्यू डैमेज होती है बाय द टॉक्सिन्स रिलीज बाय देम। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस बाय क्लोस्ट्रीडियम, ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, क्लेप्सियला और साल्मोनेला टाइफी। और थर्ड रीजन क्या है? अगर कोई केमिकल या फिजिकल एजेंट इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल कोई पॉइजन या किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण टिश्यू डैमेज हो रही है, या कोई ट्रॉमा हो गया या इलेक्ट्रिक शॉक के कारण टिश्यू डैमेज हुई। ठीक है, तो ये तीन बेसिक रीजंस होते हैं नेक्रोसिस के। सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। इसमें फर्स्ट आता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इज ड्यू टू द सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो, और इसे हम इश्केमिक नेक्रोसिस भी बोलते हैं। एंड हेयर हाइपोक्सिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। और जो कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गन होते हैं जो हाई रिस्क में होते हैं इश्केमिक डैमेज के, वो हैं हार्ट, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन भी होता है, बट ब्रेन में क्या दूसरे टाइप की नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल्स क्या हो गए? बर्न्स हो गया, ठीक है, ज़ैंकर्स डिजनरेशन विच इज सीन इन केस ऑफ टाइफॉइड, जिसमें स्केलेटल मसल डैमेज होती है बाय द टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइफॉइड विच इज साल्मोनेला टाइफी। फिर अगला है ड्राई गैंग्रीन। इसमें भी ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, जिससे कि वो एरिया ब्लैक, ड्राई और श्रंकन दिखता है। नाउ व्हेन वी डू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ दिस टिश्यू, वी फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ डेड सेल्स इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस, which is the tombstone appearance. ठीक है, in this the cytoplasm and the nucleus of these dead cells are lost and only the outline of the cells are retained. And the dead cells in coagulative necrosis appear glassy homogeneous because there is a loss of glycogen, जिसके कारण क्या होता है स्टेनिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। और इसमें तीन टाइप के न्यूक्लियर डैमेज देखने को मिलता है। फर्स्ट इज पिक्नोसिस, ठीक है, जिसमें डीएनए कंडेंस हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कैरियोरेक्सिस, जिसमें कि न्यूक्लियस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन और डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉल पीसेस। थर्ड है कैरियोलाइसिस, जिसमें डीएनएस और आरएनएस विल डाइजेस्ट द क्रोमैटिन मटेरियल, और यही सब प्रोसेस के कारण फाइनली द न्यूक्लियस विल डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म एंड विल इवेंचुअली डिसअपियर। लास्टली कुछ सेल्स में मॉथ ईटन अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, विच इज़ ड्यू टू द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनेलीज, जिससे कि जो सेल होता है वो हॉलो और वैक्यूलेटेड अपीयर होता है। So this is all about the coagulative necrosis, and now we will see the liquefactive necrosis. Liquefactive necrosis जो होता है वो ब्रेन टिश्यू में बहुत कॉमनली पाया जाता है, बिकॉज जो लाइसोजाइम्स का कंसंट्रेशन होता है ब्रेन में वो काफ़ी हाई होता है, एंड ड्यू टू दिस द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स विल गिव अ सेमी फ्लूइड अपीयरेंस। एंड दिस टाइप ऑफ necrosis is seen in brain infarcts due to stroke, fungal infections, and in abscess cavity that is seen in the lung infections. Here you can see the liquefactive necrosis of the brain tissue, which appears more jelly-like or liquid as compared to the surrounding tissue. Now next is caseous necrosis, which gives a cheese-like appearance and is seen in the case of tuberculosis. इसके बारे में chronic inflammation वाली वीडियो में बात करी थी कि कैसे ये जो सेंटर ऑफ फोकाई होता है फॉर्म होता है। ठीक है, और caseous necrosis is a combination of coagulative and liquefactive necrosis and is like a semi-solid in appearance, which is seen in tuberculosis and in fungal infections like histoplasmosis. नेक्स्ट टाइप है फैट नेक्रोसिस। नाम से समझ में आ रहा है कि फैटी एरियाज में देखने को मिलता है, लाइक इन मेसेंट्रिक फैट जो इंटेस्टाइन के आसपास होता है, एंड इन द पेंडुलस ब्रेस्ट इन फीमेल्स विच हैव अ हाई फैट कंटेंट। एंड फैट नेक्रोसिस इन केस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, वाइट चॉकी डिपॉजिट्स आर सीन ऑन इट्स सरफेस। तो इसमें होता क्या है कि जब एडिपोसाइट्स रप्चर होते हैं ड्यू टू द सेल इंजरी, सो दे रिलीज न्यूट्रल फैट्स, और यही न्यूट्रल फैट्स फिर चेंज होते हैं फ्री फैटी एसिड्स में, जो कैल्शियम से कंबाइन होकर कैल्शियम सोप्स फॉर्म करते हैं, और इसे ही हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। हियर यू कैन सी द एरो शोइंग द वाइट चॉक डिपॉजिट्स और द सेपोनिफिकेशन, एंड ऑन द राइट यू कैन सी द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द एडिपोसाइट सेल्स विथ लार्ज एम्प्टी फैट वैक्यूल्स। और एम्प्टी इसलिए दिखता है क्योंकि जो लिपिड कंटेंट होता है वो स्लाइड फिक्सेशन के टाइम पे वॉश ऑफ हो जाता है। ओके, सो द लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इस केस में फाइब्रिन डिपॉजिट्स मिलते हैं विच हैव अ स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमाटोक्सिलिन, इन शॉर्ट PTAH,
और ये बेसिकली मसल फाइबर और कोलेजन को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है. Fibrinoid necrosis is seen in case of malignant hypertension in which the blood pressure is highly elevated, like more than 220 millimeters of mercury over 110 millimeters of mercury. Or we can say that the diastolic blood pressure in this case is more than 120 millimeters of mercury. और इसी कारण क्या होता है, जो एंड ऑर्गन होते हैं डैमेज होते हैं, like heart, kidney, brain, etc. Then next is Escoff nodules, which is seen in rheumatic heart disease. Then in peptic ulcers we see fibrinoid necrosis in deeper layers. And in autoimmune vasculitis इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के ब्लड वेसल्स को टारगेट करना शुरू कर देता है और उसे डैमेज करता है. सिंस इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज, तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है जिसके कारण प्लेटलेट का एग्रीगेशन और एक्टिवेशन होता है दैट फाइनली लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन्स. So with this we are done with the topic of necrosis. In this video we'll learn the different type of necrosis and their characteristic findings. So see you in the next video. Stay tuned and thanks for watching.